हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हम लोगों का पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें कि हम लोग आज कुछ बेसिक टर्म्स को ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम ही है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो आज के लेक्चर में इन्हीं दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी। जिस भी बॉडी के पास चार्ज होगा तो उस बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से डिफरेंट टाइप्स के मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस चार्जेस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की हम लोग बात करें थोड़ा सा और डीप लेवल पे, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करती है एंड इसको प्रोड्यूस करती है। समझ रहे हो कि चार्ज किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात कि चार्ज बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से अलग अलग बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और इसी चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण ही किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने और प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि ऐसा समझो कि सपोज करो एक कंडक्टर है। अगर एक कंडक्टर और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, अगर इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो इसकी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जब फ्लो करंट हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज के फ्लो करने के कारण क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो गया। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज करिए एक चार्ज पार्टिकल Q है और दूसरा अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे -Q है, तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी बॉडी में अगर चार्ज की प्रॉपर्टी होगी तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने या एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने या एक्सपीरियंस करने की कैपेबिलिटी भी होगी। अब जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है और दूसरा इसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इसके पास ले जाते हैं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन द करंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, और दे विल repel each other when the direction of current is different in one another। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन दैट मटेरियल दैट कंडक्टर। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अगर चार्ज की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका SI यूनिट कूलम होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज पे यूनिट होता है इक्वल्स टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। चार्ज की अगर बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन।
तो सबसे पहले अगर हम लोग एडिटिविटी की बात करें कि व्हाट इज एडिटिविटी, अगर हम लोग एडिटिविटी की बात करें तो व्हाट इज एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है, सपोज करो सिस्टम ऑफ डिफरेंट चार्जेस, अगर कोई इसमें एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस, जैसे इसमें सपोज करो प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस हैं, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज Q इक्वल्स टू प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इट मीन्स कि किसी भी चार्ज बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम होगा, दैट इज कॉल्ड द एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो दो बॉडी हमारे पास है, सपोज करो एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, ठीक है। तो बॉडी ए से बी पर चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है या बॉडी ए से बी पर भी चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अब सपोज करो मैं कहूँ कि बॉडी ए से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी बी पर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस 1 ही होगा, और इस पे क्या होगा, माइनस 1 ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जब ए से चार्ज का ट्रांसफ़र बी पर होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर यहाँ से इस पे से अगर 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 इलेक्ट्रॉन ए से अगर बी पे जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10 ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10 ई, ठीक है। तो किसी भी चार्ज बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आता है या इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाता है, तो चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है, या तो 1e ट्रांसफ़र होगा या 2e ट्रांसफ़र होगा या 3e ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे ही सपोज करो कि यहाँ से अगर ए से बी पर n चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो n चार्ज का ट्रांसफ़र होने पर इस पर क्या हो जाएगा, इस पर प्लस n ही हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस n ही हो जाएगा। यानी कि हम लोग देखें तो चार्ज का ट्रांसफ़र कितना हुआ, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ए। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कभी भी ए से बी पर जब ट्रांसफ़र होगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1/2 इलेक्ट्रॉन ए से 1/2 इलेक्ट्रॉन बी पे ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि जो स्टेबल कंडीशन में मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी ई होता है और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसी ई को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब हुआ Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, यानी कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज जस्ट मल्टीपल इंटीजर्स ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। यहाँ पे n क्या होता है, n पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 2 3 एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, और e का वैल्यू मैंने बताया ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। एंड q क्या है, q चार्ज है हमारा, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज होता है कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, केवल वन बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफरिंग होता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक बॉडी ए है एंड दूसरी बॉडी बी है,
ठीक है। और इन इनिशियल कंडीशन बोथ आर न्यूट्रल, और ये दो बॉडी का एक सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, दो बॉडी का सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया। अब सपोज करो ए में 100 इलेक्ट्रॉन्स है और इसी में क्या है 100 प्रोटॉन्स भी है, ए भी न्यूट्रल है और बी भी न्यूट्रल है। इस पे सपोज करो 200 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे क्या है 200 प्रोटॉन्स है। इन इनिशियल कंडीशन बोथ आर न्यूट्रल। तो अगर इस सिस्टम पे नेट चार्ज अगर हम लोग देखें, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना होगा इस पूरे सिस्टम पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, 200 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 200, यानी कि 300 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया, इलेक्ट्रॉन से हो गया। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें तो 100 प्लस 200 300 प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हम लोग का हो गया -300 प्लस 300, 0 हो गया। यानी कि इनिशियल कंडीशन क्या हुआ, इस पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज 0 हो गया। अब सपोज करो कि चार्ज का ट्रांसफरिंग ए से बी पर हो रहा है। चार्ज अगर ए से बी पर ट्रांसफ़र हो रहा है, सपोज करो कि 50 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पर चला आया। जब 50 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेगा -50 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन्स पहले से था और 50 और आ गया, -250 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, 100 प्रोटॉन इसमें, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन, 200 प्रोटॉन इसमें। अब अगर हम लोग नेट चार्ज इस पे देखें, नेट चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 250 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया -300, और प्रोटॉन कितना हुआ 100 और 200, यानी कि +300। नेट चार्ज अब भी 0 हुआ। कहने का मतलब हुआ कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए उस सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ना ही क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे। ए से बी पर ट्रांसफ़र हो सकता है, बी से ए पर ट्रांसफ़र हो सकेगा, लेकिन ये जो आइसोलेटेड सिस्टम, इसका चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब चलो इसी पे बेस्ड हम लोग एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये चार्ज ऑन प्रोटॉन यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज हमको दिया हुआ है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, अल्फ़ा पार्टिकल, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का डबल होता है, यानी कि Q = क्या हो जाएगा +2E। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के चार्ज का डबल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो दिस इज द चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमिन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो अगर 75 kg इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मास अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो टोटल मास कितना दिया है 75 kg। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है हमको 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से इसका वैल्यू आएगा 25/3 × 10⁻31 है ना। 3 से कट करेंगे 3 3 जा 9 3 25 करेंगे तो 75 हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻31 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको n का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है टोटल चार्ज हमको निकालना है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q = -NA। तो यहाँ से -n का वैल्यू हमें मिल गया 25/3 × 10⁻31 इंटू ई का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1.33 × 10⁻13 कूलम। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। अगर कोई न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है तो उसमें कितने कूलम्स चार्ज होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे 2 मोल्स की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ H2 गैस कितना होगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू 2 × 6.02 × 10⁻23। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो 2 मोल बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन क्या है H2 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन्स। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन कंटेन करता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n = हो जाएगा 2 × 2.0 इंटू 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इसका वैल्यू 24.08 × 10⁻23। ठीक है, अब हमको n मिल गया, तो यहाँ से q हम लोग निकाल लेंगे, q = NE। तो n का वैल्यू पुट कर दो 24.08 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻19। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3853 इंटू 10⁻6 कूलम। ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं 0.3853 मेगा कूलम। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।